तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। आप सबका स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज हम सोशल साइंस की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, जो कि मैं आपको सोशल साइंस में क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100 MCQ सीरीज़ करा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और मैंने पहला इसका वीडियो अपलोड कर चुका था, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कराए थे, और हम इसमें भी कुछ क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आने वाली सीरीज़ में आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे आपके 100 MCQ सीरीज़ वाला ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है, आपके सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, जहाँ पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, मोस्टली तो टीचिंग एग्ज़ाम में आप देखिए कि सी टेट, MP टेट, NVS, KBS, UP टेट, HP टेट, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, जहाँ पे आपको NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ कंप्लीट करेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ अभी देखिए, पिछले 10 क्वेश्चन यानी कि पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे उसकी अब नेक्स्ट यानी कि अब से ये 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच ग्रुप लीड द रेडिकल फेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंस्टीट्यूट द रीजन ऑफ टेरर। तो सीधी सी बात, जो ऐसा कौन सा रेडिकल ग्रुप था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लुइस 16 को मार दिया गया था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो उसके बाद जैकोबिन क्लब आया था एज अ रीजन ऑफ टेरर। तो इसका आंसर है जैकोबिन। अब रीजन ऑफ टेरर था क्या? तो रीजन ऑफ टेरर फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, जब 1793 से लेकर 1794 तक एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मानी जाती है, जो कि रेडिकल जैकोबिन्स ने बनाई थी। यानी कि तो इसको इस चीज़ को एडॉप्ट किया था। इसमें वायलेंट मेजर्स थे, कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट को जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, यानी कि जो उस पर्टिकुलर जैकोबिन क्लब के खिलाफ बोला करते थे, तो उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता था, यानी हटाने की कोशिश करता था कि कोई भी उनके खिलाफ ना बोले। तो उसके समय में हज़ारों लोगों को मारा गया गुलियोटिन से, और बहुत सारे लोगों को ट्रेजन और सेडिशंस के चार्ज में धर लिया गया। बोल सकते हैं कि उनको एक्सिक्यूट किया गया, जेल में बंद किया गया। और बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी जा रही थी उस टाइम पे, जब ये रीजन ऑफ टेरर चल रहा था। तो ये रीजन ऑफ टेरर जैकोबिन क्लब से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म बाय द थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट आपको पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 स्टेट थी, तो थर्ड स्टेट 1789 में थर्ड स्टेट के बारे में बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थर्ड स्टेट द्वारा बनाई गई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली आप देख सकते हैं, इसका आंसर बी है, नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है नेशनल असेंबली के बारे में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में नेशनल असेंबली कैसी बनी थी। तो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन 17 जून 1789 में हुआ था, 17 जून 1789 में। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डेट ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देखा जा रहा था। और फिर अब टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी, तो जून 20 1789 में 3 दिन बाद ही उन्होंने टेनिस का कोर्ट था एक, जहाँ पे टेनिस खेला जाता था, वहाँ पे उन्होंने ओथ ली थी कि नेशनल असेंबली के मेंबर टेनिस कोर्ट में ये ओथ ले रहे हैं कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, जब तक ये डिसबैंड नहीं होगी। यानी कि सारे के सारे स्टेट जितने भी, जब मीटिंग चल रही थी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट की, तो उसमें से थर्ड सबके पास वोटिंग का पावर नहीं था। यानी कि वन वोट, पर्टिकुलर ग्रुप से वन वोट देने का अधिकार था। कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट से वन वोट आएगा, सेकंड स्टेट से सेकंड वोट, और थर्ड स्टेट का पूरा ग्रुप एक वोट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई की थी और टेनिस कोर्ट में ये ओथ ली थी। अब तीसरा पॉइंट है अवॉइलेशन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो 4 अगस्त 1789 में भी नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की थी कि फ्यूडल प्रिविलेजेस को का अंत किया जाए, जो फ्रांस में चल रहा था, जो लैंडलॉर्ड ये सब वगैरह थे, जो पीजेंट पे अपना दबाव बना के काम करवाया करते थे। और चौथा पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो 26 अगस्त 1789 में
नेशनल असेंबली ने ये एडॉप्ट किया था, एक कुछ की डॉक्यूमेंट्स को एडॉप्ट किया था, उसको ही बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यानी कि लोगों की आज़ादी के बारे में बात की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते तो इसमें लेट देम ईट केक, ये किसने कहा है, ये किसका, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में मोनार्की में जो इंडिफरेंसेस चल रहे थे उसको बताने के लिए कि ये कुछ ज़्यादा ही, तो मेरी एंटोइनिटी ने किया था, जो कि लुइस 16 की वाइफ थी। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच मोनार्क वॉज एक्सिक्यूट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्किंग अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली लुइस 16 ही वो था जिसको एक्सिक्यूट किया गया था, और उसकी वाइफ को भी। तो देखिए मोनार्की को एक्सिक्यूट किस मोनार्की को किया गया था, बोर्बन फैमिली के लुइस 16, किंग लुइस 16 को किया गया था। अभी आपको डेट भी मेंशन की गई है इसमें, तो ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछे जाता है कि किंग लुइस 16 को यानी कि गुलिटीन पे एक्सिक्यूट किया गया था, जब उसको यानी कि जब उसको मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी, तो जनवरी 21 1793 1793 21 जनवरी 1793 को उसको एक्सिक्यूट किया गया था, यानी गुलिटीन पे चढ़ा दिया गया था। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था तो एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला था जब लुइस 16, तो लोगों का ये फ्रेंच रेवोल्यूशन सफल हो गया था लुइस 16 की मृत्यु के बाद। अब इसमें सिंबलिज्म ये था कि मोनार्की को ख़त्म करना है, सीधी सी बात। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मुद्दा यही था कि फ्रेंच मोनार्की जो चल रही है लुइस 16 की, बोर्बन फैमिली की, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करना था। अब इसका आउटकम ये निकलता है कि फ्रेंच रिपब्लिक बनाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म द फर्स्ट कोएलिशन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस इन 1792। तो इनमें से 1792 में यहाँ पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि फ्रांस के खिलाफ। जैसे कि इसमें कौन कौन सा था, ब्रिटेन थे, ऑस्ट्रिया थे और प्रूसिया थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के खिलाफ ये ग्रुप बना रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे अब मोनार्की का भी एक्सिक्यूट हो रहा था इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो व्हाट इवेंट डायरेक्टली फॉलो द फेल ऑफ रॉबर्सबरी एंड मार्क द एंड ऑफ द रीजन ऑफ टेरर। तो इनमें ऐसा कौन सा इवेंट था जिसमें रीजन ऑफ टेरर यानी कि आतंक जो कि रॉबर्सबेरी ने फैला रखा था पूरा, उसका खात्मा हो जाता है रॉबर्सबेरी को एक्सिक्यूट करने के बाद, यानी कि रॉबर्सबेरी को भी मृत्यु की सज़ा दी जाती है। तो थर्मिडोरियन रिएक्शन ये एक इवेंट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर यूरोप। तो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंट आउटकम क्या निकला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हुआ था, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ था कि नेशनलिज्म बढ़ गया था, यानी कि नेशनलिज्म लोगों में राष्ट्रवाद की एकता आ चुकी थी कि हमें अपने देश को मोनार्की से यानी कि राजा वाले सिस्टम से आज़ाद कराना है। विच डॉक्यूमेंट मार्क द फाइनल ओवरथ्रो ऑफ द डायरेक्टरी एंड द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। तो कॉप ऑफ 18 ब्रूमायर, इसके कारण ही नेपोलियन बोनापार्टे ने डायरेक्टली बहुत सारी जो रूल्स थे फ्रांस के आसपास के जितने भी रीजन थे उसमें ओवरथ्रो किया और उसने अपना राज्य स्थापित किया। अब हैतियन रेवोल्यूशन को लीड करने वाला वो कौन व्यक्ति था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर हुआ था, यानी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो ऐसा व्यक्ति कौन था, जो हैती एक कंट्री है कैरेबियन आइलैंड साइड में, तो वहाँ पे भी हैतियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर करके, कि वो उसका नाम है टोसेंट लोवरचर। टोसेंट लोवरचर ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके उसने हैती में हैती रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 20, विच सिटी बिकम द रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने के पहले ऐसी कौन सी सिटी थी यानी कि फ्रांस की कैपिटल बन गई थी, तो पेरिस, और आज भी देखा जाता है कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। व्हाट वाज द स्टेट जनरल। तो अब आपको बताना है इनमें से स्टेट जनरल कौन है। एक रेवोल्यूशनरी असेंबली है,
एक रॉयल काउंसिल है या लेजिस्लेटिव बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है तीनों स्टेट को, या फोर्थ है मिलिट्री रेजिमेंट। आई होप आपने आंसर देख लिया होगा, सोच लिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि तीनों स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टेट जनरल का मतलब क्या है, एक लेजिस्लेटिव और कंसल्टेटिव असेंबली थी जो पहले रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो ये तीनों स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्की था, सेकंड स्टेट जिसमें नोबलिटी था, और थर्ड स्टेट जिसमें कॉमन लोग आते थे, अर्बन वर्कर्स आते थे, वर्किंग क्लासेस आती थी, पीसेंट्स आते थे, जितने भी कॉमन पीपल थे वो सब आते थे। तो स्टेट जनरल ये किंग ही एड्रेस करता है। जब फाइनेंशियल और अदर नेशनल इशू होते थे तो स्टेट जनरल को किंग ही यानी कि उसको हेड करता था, उसमें लीड करता था कि अच्छा ये क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो इसमें हर स्टेट में जो जितने भी आपको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट दिख रहे, तो हर स्टेट में वन वोट का यानी कि वन वोट दिया जाता था। अगर आपको राजा की बात से सहमति है तो आप वोट दे सकते, तो यानी कि पूरी कम्युनिटी को एक वोट रिप्रेजेंट करता था। तो अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो आउट वोट होते थे ऑब्वियसली, क्योंकि थर्ड स्टेट का लफड़ा होता था। थर्ड स्टेट की बात कोई मानता नहीं था और थर्ड स्टेट मेजोरिटी में थे, ये मेजोरिटी पॉपुलेशन थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी। मगर फिर भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट का दबाव इतना था कि थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन यानी कि मेजोरिटी होने के कारण भी लोग कुछ नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 22, विच डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं। ए, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी, द मैग्ना कार्टा, सी, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, या डी, द नेपोलियन कोड। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को इसके आंसर देखते हैं हम। तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन यानी कि लोगों का अधिकार, वहाँ के नागरिकों का अधिकार की बात करता है ये। अब ये जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ये प्रोक्लेम किए जाते हैं कि अगर लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास अधिकार है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी क्रांति होगी। यही सिद्धांत था, लोगों के पास अधिकार होना। अब ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगस्त 1789 में इसको अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। अब ये डॉक्यूमेंट क्या आउटलाइन करता था, इसमें फंडामेंटल राइट बताए जाते थे, आपके मौलिक अधिकार बताए जाते थे, आपकी आज़ादी, इक्वलिटी और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। इट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द न्यू फ्रेंच रिपब्लिक एंड इन्फ्लुएंस मैनी सब्सिक्वेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो हु वॉज द लीडर ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी कमेटी का लीडर कौन था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए, नेपोलियन बोनापार्टे, बी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, सी, लुइस 16, या डी, जॉर्ज डेंटन। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ही जो कि आपकी पब्लिक सेफ्टी की कमेटी का लीडर था, बोल सकते हैं, जो लीड कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह आता है जो कि रीजन ऑफ टेरर से एसोसिएटेड है। अब इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिकल रिप्रेशन है, मास एक्सिक्यूशन भी करवाता है ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लुइस 16 का खात्मा हो चुका था तो उसके बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ही आई थी, बोल सकते कि उसका ही रूल स्टार्ट हो चुका था, और रीजन ऑफ टेरर भी इसी के टाइम पे चल रहा था। अब रोबेस्पियर की लीडरशिप में बहुत सारी रेडिकल पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं कि वो बोलता था कि प्रोटेक्शन, जो रेवोल्यूशन है उनको प्रोटेक्ट करेगा, जितने भी दुश्मन हैं उनको इन सब से आपको प्रोटेक्ट करेगा, उन सारे दुश्मनों से। ये पॉलिसी ऐसे बोला करता था। बट इसका टेन्योर जब एंड हुआ, जब इसका खात्मा हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जो कि इसने जैकोबिन क्लब बनाए तो उसके मेंबर को पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसको 17 जुलाई 1794 यानी कि जुलाई 1794 में इसको अरेस्ट करके एक्सिक्यूट किया जाता है। इसको भी गुलोटीन पे चढ़ा दिया जाता है, और इससे की रीजन ऑफ टेरर यानी कि जो आतंक चल रहा था उसका खात्मा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। तो विच स्टेट रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल इन द ईस्टर्न जनरल। स्टेट जनरल
में कौन से कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता था, किस यानी कि कॉमन पीपल किस में आते थे। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट और फोर्थ स्टेट। तो अगर हम इसमें देखने की बात करें तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तीन ही स्टेट थी। तो कॉमन पीपल जो आम नागरिक लोग थे वो आपके थर्ड स्टेट में आते थे। तो इसका आंसर है थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट किस लोगों को रिप्रेजेंट करता था, कॉमन, वहाँ के आम नागरिक लोगों को रिप्रेजेंट करता था। जो स्टेट जनरल का, फ्रांस का जो स्टेट जनरल था, थर्ड स्टेट आम नागरिक लोगों को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें मिडिल क्लास आते थे, वर्कर्स आते थे, वहाँ के पीजेंट्स यानी किसान आते थे सारे। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्की था, सेकंड स्टेट में नोबलिटी थी, और थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि उन्हीं के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो नज़र में आया था, थर्ड स्टेट के लोगों ने इस पे जोर दिया ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट ड्यूरिंग द स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल जो मीटिंग चल रही थी, तो थर्ड स्टेट था, तो स्टेट जनरल में उनकी क्या डिमांड थी, तो प्राइमरी डिमांड क्या थी। तो चलिए आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको दे सकते हैं इसका आंसर। तो पहला तो है मोर प्रिविलेज फॉर द नोबिलिटी, यानी नोबिलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएँ। दूसरा, टैक्सेस को अवॉइडेशन, यानी टैक्सेस को हटा दिया जाए। जो तेथी और टैली चलता था वो टैक्स उस टाइम पे वो हटाने की बात कर रहे थे, ये है। या तीसरा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग राइट, इन्होंने वोट देने का अधिकार मांगा था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और चौथा, मिलिट्री फंडिंग को बढ़ाने की बात की थी। तो चलिए इसका आंसर है इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग राइट। तो इसका आंसर सी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट। तो थर्ड स्टेट लोगों, जो थर्ड स्टेट के कॉमन पीपल थे, उन्होंने स्टेट जनरल, जो कि स्टेट जनरल एक मीटिंग होती थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट की, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट माना था। अब थर्ड स्टेट को हेड कौन कर रहा था, ऑब्वियसली राजा करता था। थर्ड स्टेट को नॉर्मल कॉमन लोग हेड करते थे। इसमें हर एक इंडिविजुअल मेंबर था। अब इसमें क्या था, हर स्टेट का एक वन वोट होता था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट का वन वोट, सेकंड स्टेट का वन वोट, थर्ड स्टेट का वन वोट। अब ये बोल रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आप देख सकते बहुत सारे लोग हैं, तो सबके पास एक एक वोट होना चाहिए। और दूसरा, इनने इक्वल टैक्सेशन की भी बात की थी, इन्होंने टैक्स को अवॉइड करने की भी बात की थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो टैक्स लिया करते थे, जो यूनिफॉर्म टैक्स था, तो उसको यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम करने की बात की गई थी कि आप इक्वली फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो कि टैक्स नहीं दिया करते थे उनको भी देने की बात की थी कि वो भी टैक्स दें। और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, थर्ड स्टेट ने ये भी पुश किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे कि मोनार्की और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उनकी पावर को लिमिट कर सकें। तो इसका आंसर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग राइट। क्वेश्चन नंबर 26, विच फाइनेंशियल मिनिस्टर वॉज डिसमिस बाय लुइस 16 स्पार्किंग फर्दर अनरेस्ट। अब इसमें से देखना है कि किस फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, टॉरगोट, नेकर, कोलबर्ट या केलोनेन। तो नेकर, लुइस 16 ने जेकस नेकर बोल सकते हैं, जेकस नेकर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था लुइस 16 के यहाँ पे 1789 में इसको डिसमिस कर दिया गया था। अब नेकर एक बहुत ही पॉपुलर कॉमन पीपल में से आता था, इसको डिसमिस किया गया था। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आउटब्रेक हुआ था तो इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, जब भी तो लुइस 16 ने इसको डिसमिस किया गया था इसकी सर्विसेज से। बोला था कि आज से तुम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो। अब क्योंकि किंग चाहता ही नहीं था कि जो फाइनेंशियल सोशल इशू ये देखें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो विच ऑफ दिस वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनमें से फ्रेंच रेवोल्यूशन का परिणाम नहीं था, रिजल्ट नहीं था। अवॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ए। बी, द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, सी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, या डी, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो आई होप आपने आंसर देख ही लिया होगा अगर आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये कोई वहाँ के लोगों का मकसद नहीं था, क्योंकि
फ्रांस में लड़ाई हो रही थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या लफड़ा लेना देना था इनका। तो फ्रांस वाले फ्रांस का ही देखेंगे, तो ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन था ही नहीं। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट देखना है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन नॉट वाले भी आते हैं, और कभी कभार हम ऐसे आंसर को टिक लगा देते, हम बोलते थे नहीं नहीं ये नॉट वाला नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो इससे हमें क्या कन्फ्यूज़न होता, और हमें जो बन रहा है वो भी हमारे गलत होते। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें जो ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन को बढ़ाने की तो बात कभी नहीं की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसकी जगह पे वहाँ पे फ्यूडलिज्म को बात की गई थी, उसको अवॉलिश करने की, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को स्प्रेड फैलाने की बात की गई थी। और फ्रांस में रिपब्लिक यानी कि एक हेड होगा, उसको पब्लिक द्वारा चुना जाएगा, वो रिपब्लिक करने की बात की गई थी कि ये सब होने चाहिए। ब्रिटिश का तो कुछ लेना देना ही नहीं था, ये तो सेपरेट था अलग फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हु वर द सेंट क्लूटोस। सेंट क्लूटोस कौन थे? ए एरिस्टोक्राट हु फ्लूड फ्रांस, एरिस्टोक्राट जो फ्रांस से चले गए थे। रेवोल्यूशनरी सोल्जर, सी रेडिकल वर्किंग क्लास रेवोल्यूशनरी, या डी मेंबर ऑफ द क्लर्गी। तो सेंट क्लूटस रेडिकल वर्किंग क्लास थी जो कि काम किया करते थे। फॉर एग्जांपल जैकोबिन क्लब से नहीं बनाया था ये सब। तो सेंट क्लूटिस एक रेडिकल और पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप था, राजनीतिक ग्रुप था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब सेंट क्लूटस का मतलब क्या होता? विदाउट ब्रीचेस। अब फ्रांस में क्या चल रहा था? लॉन्ग ट्राउज़र यानी कि कपड़े पहनने की बात चल रही थी कि लॉन्ग ट्राउज़र पहने के विदाउट रदर देन द नी ब्रीचेस की जगह। तो एरोस्टोक्रेसी और वेल्दी क्लास वो पहना करते, तो इसमें इसकी बात हुई थी। अब सोशल क्लास में कौन था? आर्टिशियन थे, शॉपकीपर्स थे, लेबर थे, और अर्बन पुअर और लोअर मिडिल क्लास पीपल इसको रिप्रेजेंट किया करते थे जो इसमें थे। अब पॉलिटिकल बिलीफ तो इनका सेंट क्लूटस का ये था कि रेडिकल डेमोक्रेटिक और एजिलिटेरियन आइडियाज़ थे। ऑब्वियसली राजा की पोस्ट को हटाना था और कुछ नहीं, और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी डेवलप करना था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब रेवोल्यूशन का रोल क्या था? तो एक क्रूशियल रोल भी प्ले करते हैं रेडिकल फेज फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि रीजन ऑफ टेरर की भी इसमें ऐड हो चुका था, जो कि जैकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बेस्टाइल को भी स्टॉर्म किया था, यानी कि सितंबर में जो मैसेकर हुआ था उसको गिरा दिया गया था, तबाही मचा दी थी। अब इसका इन्फ्लुएंस यह हुआ था जो वहाँ की डिमांड थी और एक्शंस लिए जा रहे थे, ऐसी पॉलिसी से आ रही थी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की जैकोबिन पीरियड के समय में। और जैकोबिन पीरियड में उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इसका डिक्लाइन हो जाता है। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जैकोबिन क्लब यानी कि एक ग्रुप था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब उसके खात्मे से उसने ऐसे काम किए थे जी कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को ही पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसको है ना एक्सिक्यूट किया जाता है। तो उसके कारण जैकोबिन क्लब का खात्मा हो जाता है, और रीजन ऑफ टेरर का भी खात्मा जो हो जाता है। जितने भी पॉलिसीज लाया था वो भी सब का एंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो व्हाट वाज द लॉ ऑफ सस्पेक्ट। तो लॉ ऑफ सस्पेक्ट क्या था? अ लीगल कोड फॉर क्रिमिनल ट्राइज, एक लीगल कोड था क्रिमिनल ट्राइज के लिए। allowing the arrest of suspected enemies in the revolution। तीसरा a regulation of the economy। डी a treaty with foreign nation। तो इसमें से क्या हो सकता है? तो लॉ ऑफ सस्पेक्ट आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ सस्पेक्ट ये सितंबर 1793 में आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब लेजिस्लेशन का एम क्या था कि जितने भी प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, इसलिए राजा, नोबिलिटी और क्लर्गी थे, तो उनके खिलाफ एक्शंस लेना। अब इसका पर्पस क्या था? ये लॉ डिज़ाइन किया गया था कि ऐसे लोगों को टारगेट करना, ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं। इसका स्कोप ये था कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करना है जो कि सस्पिशियस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया पे डिमांड करते हैं कि ये नहीं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि रेवोल्यूशन को काउंटर करना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे, ऑब्वियसली क्लर्की और नोबिलिटी ही थे। अब क्राइटेरिया का, अरेस्ट का क्राइटेरिया भी था जो कि जो रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं, इस एक्टिविटीज़ के खिलाफ है, जो इसका विद्रोह करता है तो उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट का क्राइटेरिया आपने देख लिया।
इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि अरेस्ट और डिटेंशन पूरे में फैल चुके थे। अब कोई भी इसके खिलाफ नहीं होना चाहता था, क्योंकि रीजन ऑफ टेरर के समय में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने यही मुहिम चलाई थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, कि जो भी इसके खिलाफ है, रेवोल्यूशन के खिलाफ है, उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी आपको ये देखा जाता है, जो लॉ को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि लॉ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स और ट्रायल्स हुआ करते थे, उसमें हार्शनेस देखी जा रही थी। बहुत सारे लोगों को डेथ की सेंटेंस सुनाई दी थी, यानी कि उनको उम्र कैद और मृत्यु की सज़ा सुना दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सिक्यूशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर को एक्सिक्यूट करने का, यानी कि उस टाइम पे एक्सिक्यूट करने का प्राइमरी मेथड क्या था। किसी को भी अगर सज़ा दी जाती थी तो किस प्रकार दी जाती थी, क्या उसको फांसी की सज़ा, हैंगिंग, फायरिंग स्क्वाड, क्या उस पर गोलियां से बरसा दिया जाती थी, या उसको जहर दिया जाता था, डी, या सी गुलिटीन। गुलिटीन क्या होता है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो गुलिटीन एक, आप ये देख सकते हो, इसमें यहाँ पे सर रखा जाता था, या आप ये छेद देख सकते हो, ये होल, इस पे इसको ओपन करके यहाँ पे लोगों का सर रखा जाता था, ऊपर से एक ब्लेड गिरती थी जो कि काट देती थी। तो प्राइमरी मेथड आपका गुलिटीन नहीं था, किसी को भी एक्सिक्यूट, किसी को भी सज़ा देने का, यानी कि भगवान तक पहुंचाने का, ऊपर तक, उसको हेवन में, स्वर्ग की सीढ़ी, यही दिखाता था गुलिटीन। इसका एरा क्या था, तो रीजन ऑफ टेरर इसका सिंबल बन चुका था। अब इसका यूज़ क्यों किया गया था, ऑब्वियसली जो कि रेवोल्यूशन के खिलाफ है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ है, तो उसको सज़ा देने के लिए किया गया था। जैसे कि राजा को, फिर रॉबेस्पियर को भी मार दिया गया था। अब एक्सटेंसिवली एक्सिक्यूट करने में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा था 1793 से लेकर 1794 में इसका लास्ट यूज़ देखने को मिला था। विच वॉर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फाइट अगेंस्ट सेवरल यूरोपियन कोएलिशन। अब ऐसा कौन सा यूरोपियन कोएलिशन, ये यानी कि यूरोप की बहुत सारी कंट्री फ्रांस रेवोल्यूशन के खिलाफ थी। तो कैसा, आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। पहला, द 7 ईयर वॉर, बी, नेपोलियन वॉर्स, सी, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, या डी, द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। तो द नेपोलियन वॉर आपका इसका आंसर है, नेपोलियन वॉर, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है, तो सारी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो इसके खिलाफ थी। तो फर्स्ट कोएलिशन में आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और नीदरलैंड, और कुछ इटालियन स्टेट्स, इटालियन कंट्री मेंबर्स थी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रेंच मोनार्की को रिस्टोर करना, यानी कि फिर से राजा वाला सिस्टम लाना। अब सेकंड कोएलिशन 1798 से लेकर 1802 तक होता है। इसके मेंबर थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और ओटोमन एम्पायर, नेपलिस, पुर्तगाल और भी अदर्स और भी थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को रोकना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जितना एक्सपेंशन हो रहा है, ये इसको रोकना है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑब्वियसली ये हो चुका था, नेपोलियन आ चुका था, राजा का एग्जीक्यूट हो चुका था, तो इसको जो एक्सपेंशन हो रहा था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इसको रोकना था। अब थर्ड कोएलिशन 1805 में आता है। इसके मेंबर्स थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्वीडन, नेपलिस। अब इनका कोएलिशन क्या शुरू करता है, ट्रांजिशन शुरू करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बोलता अब लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, एक मात्र सहारा था। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया थे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो उस टाइम पे किसने लिखा था, तो ये बुक का नाम है, और उस टाइम पे मोस्टली थ्री इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे गए थे, और भी थे मगर मोस्टली इंपॉर्टेंट जो 3 को बताया गया। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसने लिखी थी बुक, वोल्टायर, जीन जैकोस रोसो, मॉन्टेस्क्यू या जॉन लॉकी। तो इसका तो आप जीन जैक्यूस रोसो ने ही लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जीन जैक्यूस रोसो ने, देखिए बुक, कुछ ऑथर्स के नाम दिए, कुछ बुक के नाम दिए। तो जीन जैक्यूस रोसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी, 1762 में लिखी थी। जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लिखी थी। और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में लिखी थी। आई होप आपको ये
ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है और तीनों ऑथर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर माने जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम के, जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनके आइडियाज़ जो स्प्रेड हो रहे थे पूरे फ्रांस में और इंटायर नेशनल लेवल यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो विच बैटल मार्क द नेपोलियन फाइनल डिफीट। नेपोलियन ऐसा कौन सा युद्ध था, ऐसी कौन सी लड़ाई थी जहां पे नेपोलियन का खात्मा हो जाता है? तो बैटल ऑफ ऑस्ट्रलाइट्स, बैटल ऑफ ट्रेफाल्गर, सी बैटल ऑफ लेपिजिक, डी बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल नाम क्या था? वाटरलू का युद्ध बोला जाता है, जून 1815 में हुआ था। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। अब इसका जो प्रेजेंट डे आज की जो लोकेशन है बेल्जियम, वहाँ पे इसका युद्ध हुआ था। नेपोलियन की फोर्स को हार माननी पड़ी थी क्योंकि इसके अगेंस्ट में 7th कोलिशन बनाए गए थे, यानी कि अलग अलग उस टाइम पे जो राज्य हुआ करते थे, अलग अलग कंट्री ने ग्रुप बना के नेपोलियन की फोर्सेस को हराया था। इसमें ब्रिटेन, प्रूसिया, नीदरलैंड और भी कुछ अलाइज थे, कुछ कंट्रीज थी जो इसके खिलाफ थी। अब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ब्रिटिश में कमांडर कौन था उनकी तरफ से? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फील्ड मार्शल ब्लूशर, प्रूसिया के फील्ड मार्शल ब्लशर जो कोएलिशन फोर्स को लीड कर रहे थे। इसका आउटकम ये निकलता है कि नेपोलियन की हार हो जाती है। उसके बाद नेपोलियन को एब्डिक्ट करके उसको सेंट हेलिना में एक्साइल किया जाता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या था? क्वेश्चन नंबर 34। तो डायरेक्टरी का मतलब अ काउंसिल ऑफ मिलिट्री लीडर, मिलिट्री लीडर का जो एक काउंसिल थी मिलिट्री लीडर्स की, जो एक्सिक्यूशन गवर्नमेंट थी जो स्टेब्लिश की गई थी रीजन ऑफ टेरर के बाद वो था, या ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स, या डी द नेम ऑफ नेपोलियन फर्स्ट गवर्नमेंट। तो डायरेक्टरी द एक्सिक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश आफ्टर रीजन ऑफ टेरर के बाद जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाई गई थी वो थी। तो ये गवर्निंग बॉडी थी। इसका टाइम पीरियड नवंबर 2 से 1795 से लेकर 1799, 9 नवंबर 1799 तक चलता है। इसमें 5 डायरेक्टर्स आ जाते थे जो एक साथ एग्जीक्यूटिव पावर, जिनके पास पावर रहता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो 1795 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ये सारी चीज़ आती थी। अब इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही थी। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज देखी जा रही थी और करप्शन भी बढ़ चुका था। अब मिलिट्री डिपेंडेंस, अब रिलाइड हैवीली ऑन द मिलिट्री टू मेंटेन पावर को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था और इसका भी एवेंचुअली डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। अब नेपोलियन बोनापार्ट इसके बाद आते हैं जो कि इसका खात्मा कर देते हैं कॉप ऑफ 18 ब्रूमायर में। इससे क्या हो जाता है? कॉन्सुलेट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, यानी कि नेपोलियन ही रूल करने लगते हैं। विच लीगल कोड डिड नेपोलियन एस्टेब्लिश दैट इन्फ्लुएंस मैनी लीगल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। अब ऐसा कौन सा नेपोलियन कोड था जो कि पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा था, एक लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश किया था नेपोलियन ने? मैग्ना कार्टा बोलते हैं उसको, बी द नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक कोड, सी द कोड ऑफ हमोरवाई, या डी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो इसका आंसर है द नेपोलियन कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 ये ऑफिशियल नाम था। इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते, जहाँ पे नेपोलियन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे जब वो फ्रांस में रूल कर रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। इसके की पॉइंट्स थे: इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़रों में सब एक हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, आपको आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा। और सेक्युलर स्टेट गवर्नेंस रहेगी। सेक्युलर मतलब सारे धर्मों के लोग जितने भी हैं, अलग अलग, मोस्टली तो क्रिश्चियन होंगे। अब स्टैंडर्डाइज्ड लॉ ये लाता है फ्रांस में, जिससे कि लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। और ये मॉडर्न जो आज के लीगल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करने का यही नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। अब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पे। तो इसका आउटकम क्या निकला था? नेपोलियन एम्पायर का एक्सपेंशन हो चुका था। ये यूरोपियन जितनी भी मोनार्की थी उनका रिस्टोरेशन की बात चल रही थी। या सी रिपब्लिकनिज्म एक्रॉस यूरोप में फैल चुका था। या डी फ्रेंच रेवोल्यूशन का खात्मा हो चुका था। तो कांग्रेस ऑफ वियना में
जो यूरोपियन मोनार्की है उसको रिस्टोर करने की बात हुई थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे को 1815 में 1815 में वोटरलू के युद्ध में, बैटल ऑफ वोटरलू में इसको हरा दिया जाता है। जितने भी यूरोपियन मोनार्की थी वो रिस्टोर कर रही थी। इनका ऑब्जेक्टिव यही तक वियना में नेपोलियन वॉर्स को ख़त्म करना, यूरोपियन को जितनी भी यूरोपियन मोनार्कीज़ हैं, राजा रजवाड़े हैं, उन सबको स्टेबलिश करना। 1814 से जून 1815 के बीच में ये चलता है। अब इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में तो ऑब्वियसली हटा ही गया था। इसके आउटकम्स ये निकलते, मोनार्की रिस्टोर हो गई। टेरिटोरियल चैलेंजेस थे, जो बॉर्डर को एस्टेब्लिश किया गया कि फ्रांस की बॉर्डर इतनी रहेगी। अब कॉन्कट ऑफ यूरोप और बॉर्डर्स बनाई गई थी। टेरिटोरियल बहुत सारी चेंजेस हुए थे, कुछ प्लेस आ गई, कुछ प्लेस गई, ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, व्हाट वाज द मेन पर्पस? नेपोलियन वॉर्स का मेन पर्पस क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करना, फ्रेंच टेरिटरी को एक्सपेंड करना, ही पूरी यूरोप तक फैलाना, आसपास के देश भी उसके हत्ते में आना चाहते थे। सॉरी। या सी, टू स्प्रेड डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, डेमोक्रेसी के वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसको स्प्रेड करना, फैलाना, या बोर्बन मोनार्की को रिस्टोर करना। तो नेपोलियन, तो इसका आंसर बी, फ्रेंच टेरिटरी और इन्फ्लुएंस द अक्रॉस यूरोप, यानी कि फ्रेंच टेरिटरी को एक्सपेंशन करना। जितने भी यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन, जर्मनी, प्रूसिया, रशिया, इस साइड तक अपना पूरा रूल एक्सपेंड करना था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ऑब्वियसली बोनापार्ट यही चाहता था। अब कोएलिशन भी जो बनी थी इसके खिलाफ, और फिर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी प्रोपोगेट किए गए थे। इसने फ्यूडलिज्म को हटाने की मांग की गई थी, और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पे वीक हो चुका था। Which social class was most affected by the economic hardship leading up to the French Revolution? तो इसमें से कौन सी सोशल क्लास सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कि आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? क्लर्गी, नोबिलिटी, बोर्गोइस या पीजेंट्री? तो इसका आंसर है पीजेंट्री, ऑब्वियसली किसान, क्योंकि ये हाई टैक्सेस से सफ़र कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज थे, इकोनॉमी और इनइक्वलिटीज़ थी, और वहाँ पे दो टैक्स जो कि इम्पोर्टेंट दिए जाते थे, एक था टेली, एक था तेथे। अब टेली क्या था? ये डायरेक्ट टैक्स था जो कि आपकी लैंड और प्रॉपर्टी पे लगता था, जो कि पीजेंट द्वारा पे किया जाता था गवर्नमेंट को। अब तेथी क्या था? एक टैक्स था जो कि आपको, चर्च को, एग्रीकल्चर आपने प्रोड्यूस किया है उसका 10% देना पड़ता था। तो टेली और टेथी ये हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39, विच ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ नेपोलियन वॉर? इसमें से कौन सी ट्रीटी हुई थी नेपोलियन वॉर के अंत के बाद? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1815 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ये 20 नवंबर 1815 में साइन की गई थी। नेपोलियन वॉर का खात्मा हुआ था। इसमें नेपोलियन को बैटल ऑफ वोटरलू में हरा दिया गया था। अब इसमें साइन करने वाले कुछ सात कंट्री थी, जो 7th कोएलिशन बना था, यानी कि 7 कंट्री थी, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और रशिया भी आती हैं। अब इसमें क्या था, इनका काम क्या था? ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या था? जब फ्रांस में जितनी भी कंडीशन, जो पीस और स्टेबिलिटी चल रही है यूरोप में, इसको सुनिश्चित कराना था, और बाउंड्रीज़ को यानी कि बॉर्डर वो क्या बोलते, टेरिटोरियल चेंजेस भी करना था कि कहाँ पे कौन सी बॉर्डर होगा, ये सब। अब इसका आउटकम ये होता है कि बोर्बन मोनार्की जो फ्रांस में एक और बार आती, रिस्टोरेशन होता है उनका, और लास्टिंग और यूरोप में शांति बनाई जाती है। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ कमेटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी? पब्लिक सेफ्टी कमेटी का प्राइमरी रोल क्या था? जो फॉरेन एनिमीज से थे फ्रांस में, उनसे प्रोटेक्शन, जितना ओवरसी एक्सिक्यूशन हो रहा था रीजन ऑफ टेरर के समय में, एक्सिक्यूशन करना, इकोनॉमी को मैनेज करना, या डी पीस ट्रीटीज और नेगोशिएट करना, समझौते करना। तो इसका है टू डिफेंड फ्रांस को प्रोटेक्ट करना था जो फॉरेन एनिमीज थे। इनका प्राइमरी रोल यही था कि दूसरी कंट्री अटैक ना कर दें। अब इनका फंक्शन क्या था? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट चल रही थी, सिक्योरिटीज़, इनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता था इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से, रिप्रेजेंट जितना भी एक्सिक्यूशन हो रहा था एनिमीज से बचाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाए जा रहे। तो चलिए कंप्लीट, आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।